तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान रोपाई यंत्र पर तकनीकी जानकारी। नए फल पौधे तैयार करने की गूटी विधि पर जानकारी। धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए इसकी समय पर रुपाई करना चाहिए, लेकिन मजदूर न मिलने से इसकी रुपाई कार्य में बड़ी बाधा आती है। और इस बाधा के समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के धान रुपाई यंत्रों का आविष्कार भी किया है, जिनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। धान की बुआई अगर हमें डायरेक्ट सोइंग करना है या डायरेक्ट सीडिंग करना है, मतलब बिचड़ा को फुला करके और अकड़वा करके अगर डालना है, तो उसके लिए हमारा ड्रम सीडर है, जो कि करीब करीब एक दिन में लेते हैं तो करीब करीब 1 से 1.5 हेक्टेयर तक हम लोग उसका बुआई जो सीडिंग, जो डायरेक्ट सीडिंग हम लोग करते हैं वो कर सकते हैं। और अगर लाइन सोइंग करेंगे तो प्लांट पॉपुलेशन जो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर में जो हमारा प्लांट पौधा का जो डेंसिटी घनत्व होगा वो अच्छा रहता है और उससे हमारा यील्ड बढ़ता है। अब हम दूसरा देखें ट्रांसप्लांटर, जो कि पुरानी विधि है कि एक जगह खेत में नर्सरी तैयार करते हैं और फिर दूसरे जगह उसको उखाड़ करके ले जाते हैं और हम ट्रांसप्लांट करते हैं, माने दूसरे जगह उसकी बुआई करते हैं। तो ये तो हमारी पुरानी विधि है। तो इससे करीब 1 हेक्टेयर में अगर हम देखें तो 25 से 30 मजदूर लग जाता है एक दूसरा बिचड़ा उखाड़ने से लेकर के बुआई करने तक। तो काफ़ी इसमें खर्च है। तो अगर हम मशीन से करते हैं तो इसके लिए हमारे पास 2 मशीन है। एक सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर है, एक मैनुअल ऑपरेटेड राइस ट्रांसप्लांटर है। सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर की बात करें तो वो हमारा 8 रो सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर है, 6 रो राइस ट्रांसप्लांटर है। इसमें रहता है कि चक्के को जो 4 व्हील ड्राइव में 4 चक्का लगा रहता है, उस पर हम लोग करते हैं। ट्रांसप्लांटर सब एक ही है, बिचड़ा एक ही तरह से तैयार किया जाता है और नाम अलग अलग है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि सेल्फ प्रोपेल्ड 8 रो राइस ट्रांसप्लांटर जो है वो 8 कतार में रोता है। 2.5 सेंटीमीटर ही खेत में पानी रहना चाहिए ताकि वो बढ़िया से गारे। अगर ज़्यादा पानी होगा तो फिंगर हमारा बढ़िया से गार नहीं पाएगा पौधे को और उससे वो फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। तो कतार से कतार की दूरी होती है, जो हमारे कतार से कतार पौधे का दूरी होगा वो करीब 21 सेंटीमीटर होगा और 8 से 12 सेंटीमीटर तक हमारा पौधा से पौधा की दूरी होती है। और इसमें जनरली देखते हैं हम लोग कि अगर हम एक पौधा एक जगह लगाना चाहे तो उसमें फिंगर का एडजस्टमेंट है। जैसा कि अभी हाइब्रिड धान आया, उसमें एक धान लगता है और उस पर एक इंजन माउंट रहता है, उस पर ऑपरेटर बैठ जाता है आराम से। सीडलिंग को पीछे 8 रो अगर है तो 8 रो में सीडलिंग काट करके लगा लेते हैं, और अगर 6 रो है तो 6 रो में काट करके लगा लेते हैं और इंजन जो हमारा उस पर लगा हुआ है ऑपरेटर बैठ जाते हैं और आराम से स्टार्ट करके चलाते जाते हैं। इसकी जो हम लोग देखते हैं कि स्पीड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर हम चलते हैं
तो बहुत अच्छी बुआई होती है। खेत को अच्छी तरह कदवा कर लें। कदवा करने के बाद उसमें उसको करीब 12 घंटा से 18 घंटा तक आप छोड़ दें खेत को कदवा करने के बाद, ताकि मिट्टी उसमें बैठ जाए और आधे इंची से पौन इंची तक उसमें पानी रहे, खेत में पूरी एक समतल एक जगह एक जैसा लगा रहे। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ट्रे में रख लेते हैं और उसकी बुआई करते जाते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने धान रोपाई यंत्र के बारे में जानकारी ली। आइए अब मिलते हैं एक ऐसे कृषक से जो कि कई वर्षों से धान की रोपाई यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। फ्लोर की मशीन है, 4 लाइन इसमें रोपाई होगा। एक दिन भर में 4 किसान 4 आदमी मिला के ये दिन भर में 2 एकड़ रोपाई हो सकता है इसमें। और 4.5 HP का इंजन लगा हुआ है। इसका 1 घंटे में डीजल खपत 1 लीटर है और ये दिन भर में समझ लीजिए करीब करीब 4 लीटर डीजल लेगा 2 एकड़ के लिए रोपाई करने के लिए। पहले पन्नी बिछाना है, पन्नी के ऊपर एक फरमा बिछाते हैं। उस फरमा में 1 सेंटीमीटर मिट्टी डालते हैं। उसके बाद फिर दाना डालते हैं। दाना डालने के बाद उसको दाने को ऊपर से ढकते हैं। ढकने के बाद पानी डाल देते हैं। इसको कीचड़ मता के भी डाला जा सकता है। उसमें ऊपर से ढकने के लिए हल्का सा अपने को गोबर खाद या राखड़ का उपयोग करना पड़ेगा और उसके बाद ये 15वें दिन रोपाई करने के लायक तैयार हो जाता है। ये एकदम जमीन से चिपका हुआ पानी जितना कम से कम रखेंगे उतना अच्छा मशीन का परफॉर्मेंस रहेगा। और इसको 2 दिन पहले इसको मता के फिर मशीन को चलाएं, जिससे मिट्टी भागेगा नहीं। और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच है और लाइन टू लाइन की दूरी 8 इंच है, इसलिए इसका प्रोडक्शन अधिक आएगा। सूर्य का प्रकाश हर पौधे को बराबर मिलेगा, खाद पानी बराबर जाएगा। ये मशीन पहले 8 रो की मशीन आती थी। 8 रो से ये सस्ती है मशीन। इसका कीमत 1,35,000 रुपये है। गवर्नमेंट अगर इसमें 50% अनुदान दे देती है तो करीब 65-67 हज़ार किसान को देना पड़ेगा। लेबर की समस्या से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी और अपने घर परिवार मिलके अपना 5-7 एकड़ का खेती कर सकेंगे। और ये सीमांत लघु किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगा। जो 5 एकड़ 3 एकड़ 8 एकड़ ज़मीन है वो 5-7 दिन 8 दिन के अंदर में अपना रोपाई ख़त्म कर लेंगे अपने परिवार के साथ में मिलके। कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि मैं 8 रो की मशीन तो विगत 3 वर्षों से चला ही रहा हूँ। ये नया इस बार ट्रायल में मंगाया हूँ 4 रो की मशीन। इसमें पीछे थरहा डाल के एक आदमी बैठ के आराम से लगा सकता है। 4 सीट है, 4 रो लगाता जाएगा थरहा। कीमत कम है इसलिए किसानों को पसंद आएगा और छोटे किसान ज़्यादा पसंद करेंगे इसको। इसमें टायर वाला भी चक्का लगा हुआ है, लोहे का चक्का है। लोहे के चक्के को खेत में लगाएंगे और ट्रांसपोर्टिंग के लिए टायर का चक्का लगा हुआ है। और पीछे छोटे छोटे 2 प्लास्टिक के टायर चक्के बने हुए हैं, जिससे अपने को ट्रांसपोर्टिंग में बहुत सुविधा है। जुलाई और अगस्त का महीना नए फल बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस कार्य हेतु नए उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें कई विधियों से तैयार भी किया जाता है। और इन्हीं विधियों में से आज हम चर्चा कर रहे हैं नए फल पौधे तैयार करने की गूटी विधि के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जूट अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमा लाल। मैं आप किसान बंधुओं को अभी जो है नींबू, अमरूद और लीची में जो है कलम जो गूटी बांध करके तैयार किया जाता है उसके बारे में बतलाना चाहूँगा। और ये जो नई तकनीक आई है उससे होता है क्या कि जिस पौधे से हम कलम तैयार करते हैं हूबहू उसी तरह के पौधे से जो है फल उसी तरह का मिलता है। और चूँकि बीजू से अगर हम तैयार करते हैं उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और फल भी जो वांछित होता है वो नहीं मिलता है। इसलिए अगर हम गूटी से अगर नींबू तैयार कर रहे हैं या अमरूद का तैयार करते हैं तो इससे होता है कि क्या उसी साल उसमें फलन आ जाता है और साल 2 साल उसको फलन को ये कर देते हैं जैसे पौधे में थोड़ा ताकत आ जाए, तो आपको 4-5 साल के बाद जो है उससे आप फलन भी ले सकते हैं और अच्छा आपको आमदनी भी होगा और पर्यावरण पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। देखिए अभी जो है कलम लगाने का एक तो सही समय किसानों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसका सही समय जो है आपको इस क्षेत्र में जो है 15 जून से जो है 15 सितंबर तक है,
चूँकि इस समय ह्यूमिडिटी रहती है, तो इस समय करने से होता है कि उसमें जड़ों का जो है विकास हो जाता है। इसको करने के लिए कोई बहुत बड़े माने ऑपरेटर्स या यंत्र का ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए, गुटी बांधने के लिए जो है नींबू है, आपको बताया अमरूद है, लीची है, इसमें कम से कम साल 1.5 साल पुरानी टहनी होनी चाहिए। नई टहनी में ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है, उसमें सड़न भी हो जाती है, गल भी जाता है, रूटिंग भी बढ़िया नहीं होती है। तो साल 1.5 साल पुरानी टहनी का जो है चुनाव करना चाहिए। और टहनी से कम 4 इंची छोड़ करके जो टहनी है उसके ऊपर में एक चीरा लगाते हैं, करीब 1.5-2 इंची का, और उसका जो है छिलका हटा लेते हैं, पिलास से हटा। होता है क्या कि चीरा, आप जो कलम करने वाली चाकू है उसे चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद उसका छिलका हटा देते हैं। हटाने के कम से कम 3-4 रोज जो है उसको छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसमें जो कैलस फार्म होता है तो वो उसमें फार्म हो जाए। तब इसके बाद उसमें जो है तैयार किया मिट्टी है, या आजकल तो ग्रास मास भी चला हुआ है, तो उसको अगर आप बांध देते हैं, उसमें होता है कि 200 mm गेज का जो होता है प्लास्टिक होता है, 4 इंची से 10 इंची तक का, उसमें करके अगर किसानों को अवेलेबल नहीं है तो तालाब की सड़ी हुई मिट्टी हुआ, थोड़ा सा बालू मिला दीजिए, सड़ा हुआ बोरा को बढ़िया से मिट्टी तैयार करके करीब 100 ग्राम गीली मिट्टी जो है वो कटे हुए स्थान पर करके बॉल बना करके लगा देना चाहिए, और उसके ऊपर रैप कर देना चाहिए, माने लपेट देना चाहिए प्लास्टिक को, और दोनों हाथ से जब दबाते हैं तो बीच में बॉल टाइप का बन जाता है। इसके दोनों तरफ जो है जहाँ से आप दबाते हैं उस साइड में जो है जूट की रस्सी जो होती है उससे बढ़िया से बांध दीजिए। जूट की रस्सी इसलिए कहते हैं कि चूँकि 1.5-2 महीने में उसमें रूट आ जाती है, और होता है क्या कि ये जो आपको जूट की रस्सी होती है वो बरसात में सड़ के भी निकल जाती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब उसमें पूरा जड़ निकल जाए तो उस समय तेज चाकू से 1/4 भाग पहले दिन काटते हैं। इसके बाद आप उसको काट करके लगाते हैं तो पौधे सुरक्षित रहते हैं, उसमें मरने की संख्या कम हो जाती है और पौधे दुरुस्त मिलते हैं। लगाने के बाद में जो है थोड़ा सुबह शाम जो है उसमें पानी देते हैं, माने हल्का, जैसे स्प्रेयर से अगर देते हैं तो ठीक रहता है। उससे होता है क्या कि वो ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पौधे से पत्तियां जो है, जो आप लगाए हैं कलम, उससे पत्तियां झड़ जाती हैं। तो पत्तियां अगर झड़ जाती हैं तो ये शुभ संकेत है। अगर पौधे में पत्ती लगी हुई है सूखी हुई तो इसका मतलब पौधा मर गया है, लेकिन अगर पत्ती झड़ गई है तो इसका मतलब है कि पौधा जिंदा है। इसके बाद ही आपको इसमें विकास होने लगेगा। ये हमको अंदाज है कि अगर 1500 रुपया खर्च करे किसान तो इससे जो है आप गुटी तैयार करके, अभी कोई भी पौधा है आपको 25-30 रुपया में, जैसे लेयरिंग का है तो नींबू का है, अमरूद का है और लीची का है, इसको तैयार कर लेता है आप। और फरवरी में आप ये प्लांट कीजिएगा तो आप देखिएगा कि उसी फरवरी या मार्च में जो आता है इसमें जो फ्लावरिंग होता है इसी साल आ जाएगा। लेकिन सावधानी बरतना, क्योंकि फल अगर उसमें लगेगा तो उसमें ताकत का ज़्यादा ह्रास होगा, इसलिए साल 2 साल जो है उसके फूल को जो है डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसके बाद 3 साल के बाद अपना उसको रखिए तो पौधे भी सुरक्षित रहेंगे और किसानों को फायदा भी होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होंगे हाजिर। वर्षा जल संरक्षण पर जानकारी। लोकगीतों के राग गुनगुनाइए ईटीवी के साथ। धुन देखिए हर शनिवार रात 9:30 बजे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम अन्नदाता, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। यदि हम कृषि के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो जल की कमी के चलते खेती का कार्य करना कठिन भी साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए वर्षा जल संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रभावी कदम उठाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. गुप्ता। देखिए, आओ अपन बात करते हैं जल संरक्षण की, है ना, क्योंकि पानी गिरता है और रन ऑफ के रूप में बड़े तेज बहाव के साथ वो बाहर निकल जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वेस्ट हो जाता है वो पूरा पानी। और आज की हमारी जो डिमांड है वो ये है कि हर बूंद को, हर बारिश की हर बूंद को हमें संरक्षित करना है। तो पहले हम करेंगे इस बारिश को खेत में संचित, इस पानी को कैसे संचित किया जाए। तो पानी संचित करने के लिए ढालू जमीन के विपरीत दिशा में आपको जुताई करना है, उससे नमी भी संरक्षित होती है और मृदा भी संरक्षित होती है। साथ ही अगर थोड़ी दूर पर 10 मीटर 15 मीटर जैसे भी की ढाल की संरचना है, उसके अनुसार अगर छोटी छोटी फील्ड मेड़ बना दी जाएं और या ट्रेंच बना दी जाएं, नालियां बना दी जाएं, तो वहाँ पर भी नमी संरक्षित होती है। अब वर्षा जल को खेत से बाहर निकल के कितना पानी उसमें संचित करेंगे अपन, एक सीमा होती है उसकी, लेकिन उस सीमा से बाहर अगर बारिश होगी, उस सीमा से बाहर रनऑफ के रूप में पानी अगर जाएगा तो उस रनऑफ को हमें कहाँ इकट्ठा करना है। तो उसके लिए जो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जा सकते हैं, पौंड बनाए जा सकते हैं, छोटी छोटी तलैयाँ बनाई जा सकती हैं। खेत का जो सबसे ढालू जगह हो वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना दें, तो ऊपर से जो भी पानी आएगा उस वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में जमा हो जाएगा। उस पानी को जब भी खरीफ के मौसम में फसल को अगर सिंचाई की आवश्यकता होती है, मान लो 15-20 दिन अगर पानी नहीं गिरता है ऊपर से, तो एक उसकी जीवन रक्षक सिंचाई फसलों को दे सकते हैं, जिससे खरीफ की फसल सुरक्षित हो जाती है। तो भी खरीफ की फसल कटेगी, उसके बाद ज़मीन में नमी नहीं रहती है, तो उस समय अगर एक सिंचाई कर दी जाए, जिसे पलेवा कहते हैं, तो एक पलेवा दे दी जाए वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के इकट्ठे पानी से, तो रबी की फसल भी सुरक्षित हो जाती है। हार्वेस्टिंग टैंक जो बनाते हैं उससे ऐसा नहीं है कि फसलों अकेले को लाभ होता है, उससे हमें इनडायरेक्ट रूप में और भी कई लाभ होते हैं। जैसे हमारे आसपास खेत के आसपास मान लो दूसरे कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, तो उनको भी रिचार्ज करने का ये काम करता है, क्योंकि ये पानी जो है पर्कुलेशन से नीचे जाता है और कुओं का और ट्यूबवेल वगैरह का जो है जल स्तर है वो अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए इसके बढ़ाने के लिए अपन एक सोकिंग पिट भी बना सकते हैं। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर ढालू ज़मीन में एक गड्ढा खोद लें और जैसा भी साइज़ वहाँ पे मिले, चाहे तो लंबाई में हो और चाहे चौकोर हो, गड्ढा खोद लें 5-6 फीट के आसपास, और उसमें नीचे बोल्डर डाल दें, उसके बाद गिट्टी डाल के और उसमें हल्की रेत वगैरह डाल दें, तो ऊपर जो भी पानी आता है वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और वो उसके थ्रू नीचे चला जाएगा, जिससे निश्चित तौर पे जल स्तर बढ़ने में मदद होती है। यदि मान लो बड़ा नाला है तो वहाँ पर चेक डैम जो है, कतारबद्ध चेक डैम बनाए जा सकते हैं हर थोड़ी थोड़ी दूर पर। ऐसे एक चेक डैम बनाया, वहाँ पर अगर उसकी ऊंचाई 1 मीटर है, 1.5 मीटर है, तो वहाँ पर 2000 घन मीटर पानी अगर इकट्ठा होता है तो 4-5 चेक डैम में काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाएगा। टोटल जो पानी जमा होता है उसका करीब 9 से 12% पानी भाप बन के हमेशा ऊपर उड़ जाता है और करीब 12-15% पानी ज़मीन सोख लेती है।
इसलिए उसका सीपेज रोकने के लिए या ज़मीन न सूखे, इसके लिए बहुत उम्दा उपाय है टीके। छोटे छोटे बॉल बना लें, गोले बना लें, उसमें भूसा मिला दें और छोटे छोटे बॉल मिला के, और पूरे जब तालाब खुदाई कंप्लीट हो जाए तो उसमें जोर से पूरी तली में उसको पटकते जाएं। तो जब वो सूख जाएंगे तो सीपेज अपने आप कम हो जाता है। तो ये हुआ सीपेज की बात। अब हम बात करेंगे वाष्पीकरण की। तो उसको रोकने के लिए एरिया अगर मान लो 4000 फीट है तो उसमें कम से कम 5 लीटर कोई तेल डाल दें तो वो पानी की सतह पे तैरता रहता है और जो वाष्पीकरण को काफ़ी कम कर देता है। सभी लोग जानते होंगे कि थर्मोकोल आता है। तो थर्मोकोल जो है पतली सतह के रूप में पानी की सतह के ऊपर अगर तैरा दिया जाए तो उससे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पानी के ऊपर नहीं पड़ती हैं और वाष्पीकरण रोकने में मदद मिलती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर उसे जवाब भी देते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। ग्राम बरहपुर, जिला कटिहार के कृषक शिवचरण, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बैगन की रोपाई विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शिवचरण जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बात आती है भूमि के चुनाव व तैयारी की। तो इसके लिए गहरी दोमट भूमि जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो, सिंचाई और जल निकास के उचित प्रबंधन हो, सबसे अच्छी समझी जाती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। जुताई के बाद खेत में पाटा लगावें तथा सिंचाई के लिए सुविधा अनुसार उपयुक्त क्यारियां बना लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। बैगन में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा इसकी किस्म, स्थानीय जलवायु व मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। अच्छी फसल के लिए 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय मिला देनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन 125 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम तथा पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 व फास्फोरस व पोटास की संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय खेत में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद शेष बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रथम मात्रा का प्रयोग रोपाई के 30 दिन बाद तथा दूसरी मात्रा का प्रयोग रोपाई के 45 दिन बाद उपरवेशन के रूप में खेत में खड़े हुए खरपतवारों के नियंत्रण के बाद प्रयोग करना चाहिए। अब यदि बैगन की उन्नतशील किस्मों की बात की जाए तो वह इस प्रकार हैं। अब आइए बात करते हैं रोपाई प्रबंधन की। किसान भाइयों, यदि आपने पौधशाला तैयार कर रखी है तो पौध उखाड़ने से पहले पौधशाला में हल्की सिंचाई करें। उसके बाद ही पौध उखाड़ना चाहिए, जिससे पौध की जड़ों को नुकसान नहीं होता है। पौध हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही खरीदना चाहिए। पौध रोग एवं कीटों से मुक्त होना चाहिए तथा पौध रोपाई से पहले कार्बनडाजिम नामक फफूंदनाशक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौध उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। जिन खेतों में पानी भरने की समस्या रहती है, रेजर से मेड़ बनाकर उनके ऊपर ही रोपाई करना चाहिए, जिससे जल निकास की उचित व्यवस्था बनी रहे। बैगन के लिए कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए।
रोपाई का उपयुक्त समय सायंकाल का रहता है। यदि भूमि में नमी की कमी हो तो रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे पौधे अच्छी तरह से खेत में अपनी जड़ें जमा लेते हैं। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। साधारणतया 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि पौध मेड़ पर लगाई गई हैं तो सिंचाई आधी मेड़ तक ही करना चाहिए। इसके अलावा आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के द्वारा भी बैगन की फसल में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आपको सिंचाई जल की कम मात्रा में अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। अब आइए बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। रोपण के 40 से 50 दिन तक बैगन की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। बैगन का पौधा काफी वृद्धि करता है, अतः फल लगने के बाद वह जमीन पर न गिर जाए या टूट न जाए, इससे बचाव के लिए रोपण के 25 से 30 दिन बाद खेत की गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही साथ मिट्टी चढ़ाने से पानी देने के पश्चात ऊपर की मिट्टी सख्त नहीं हो पाती है और वायु का संचार बना रहता है। गुड़ाई करते समय यह ध्यान रखें कि पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचे, अन्यथा पौधे सूख जाएंगे। इसके अलावा खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु स्टाम्प 3.3 लीटर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पूर्व खेत में प्रयोग करने पर सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप ग्रीष्मकालीन बैगन की रोपाई करते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शक्ति चलित स्प्रेयर यंत्र पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होंगे हाजिर इसी समय, आपसे मुलाकात करेंगे और कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।